सभी राष्ट्र भक्तों को वंदे मातरम। संवाद न्यूज इंटरनेशनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर संवाद राष्ट्र के लिए है, धर्म के लिए है, आपके लिए है, अपने इस देश के लिए है जिस देश की हमने मिट्टी खाई है, जिस देश के प्रति वफादारी मेरा, आपका, यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मगर क्या सचमुच में ऐसा है? बहुत गूढ़ प्रश्न पूछने जा रहा हूं क्योंकि हरकतें कुछ लोगों की ठीक नहीं लग रही। अभी ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विगत वर्षों में भारत में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 21 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि काफी बड़ी रकम है, मतलब आप ये समझ लीजिए, आप 168000000 करते जाओ, इतने रुपए अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करो तो इतने हो जाते हैं लगभग। तो इतना इन्वेस्ट करा और ये तो ऊपर का मानना है। बाद में ये खबर आई, खास तौर पर जर्नलिज्म ऑफ करेज, मैं तो कहता हूं जर्नलिज्म ऑफ गार्बेज करने वालों ने खबर दी कि नहीं, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंगली कि नहीं, वो पैसा भारत के लिए था, वो तो बांग्लादेश के लिए था, वो अपना एक अलग ही ट्रेंड चला रहे। कांग्रेस कह रहे अरे कोई हमारी मदद करना चाह रहा है तो उसमें बुराई किया है। अब ये पैसा यूट्यूबर्स को भी जा रहा था। ये सब मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगा। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं। धीरज जी ने 3 दशक से ऊपर का इनका पत्रकारिता का अनुभव है और लगभग पत्रकारिता के हर क्षेत्र के ज्ञाता है। तो आइए चलिए स्वागत करते हैं धीरज भारद्वाज जी का, और स्वीकार करते हैं और मैं आपको बताता हूं जो सत्य है वो। धीरज जी नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धीरज जी ये बताइए कि अमेरिका भारत में 21 मिलियन यूएस डॉलर, इतना बड़ा अमाउंट, ये क्यों लगाना चाह रहा था या क्यों लगाया है रादर? पहली चीज देखिए, अभी जो मैं सुन रहा था आपकी बात, अभी जो राज खुला है, ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वहां की एक विभाग है वहां अमेरिका का, जिसको उन्होंने अपने ट्रम्प साहब ने अपने सहयोगी एलन मस्क को दिया है। तो वो अपनी फाइलें टटोल रहे थे, तो उन्हें ये पता चला कि, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल अमेरिका के भी लोगों ने पूछा था, अमेरिकी सांसदों ने भी पूछा था, और अमेरिका के जो इस विभाग के लोग थे, अधिकारियों ने, उन्होंने भी पूछा था बाइडेन प्रशासन से कि आखिर भारत जैसे संपन्न देश में, जहां ऑलरेडी लोकतंत्र इतना पुराना है और इतना सफल हो चुका है, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, उसमें अमेरिका को क्या पड़ी है पैसा डालने की। तो इसमें जो बाइडेन ने जवाब दिया कि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा पंप करना चाह रहे हैं। मतलब ये मूर्खता बड़ा लॉजिक उन्होंने दिया। खैर, ये उनकी इंटरनल बात है, तो उनका इंटरनल जवाब सवाल था, लेकिन जो पैसा भारत में खर्च हुआ, ये बात भी तय है कि यूएस एड की मदद से ये यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने भारत में पैसा पंप किया, इतना ऑफिशियली। अभी इसके अलावा जो जॉर्ज सोरोस और दूसरे जो भारत विरोधी व्यापारी थे, जो खासकर राइट विंगर के विरोधी व्यापारी थे, उन्होंने और भी पैसा पंप किया, और कई यूट्यूबर, सोशल मीडिया, इधर उधर से उन्होंने उनको भी भारी फंडिंग की अपनी विचारधाराओं को थोपने के लिए, जो उलझुल बातें जनता के दिमाग में भरने के लिए, और उसका असर भी दिखा। मोदी सरकार का जो उतनी मजबूती से नहीं आ पाई, जो बीजेपी की जो दोबारा वापसी हुई, वो तीसरी बार जो वापसी हुई, वो इतना थोड़ा सा विपक्षियों का वो भी बढ़ गया, प्रतिशत भी बढ़ गया। हालांकि इसका असर सरकार की एफिशिएंसी पर नहीं पड़ा, लेकिन इनका जो सपना था कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, और वो सपना हालांकि नहीं पूरा किया जनता ने, भारत की जनता ने, भारत की समझदार जनता ने वो सपना इनका पूरा नहीं होने दिया, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से पूरी जीतेड़ कोशिश की। और यानी कि आपके कहने का, जस्ट बिफोर यू गो फर्दर, आई वांट टू टेल माय डियर व्यूअर्स एंड आई वांट टू बी बाइलिंगुअल सच दैट एवरीबॉडी आई कुड रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस पॉसिबल। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर कोशिश जो अमेरिका का, जिसको हम डीप स्टेट के नाम से भी जानते हैं, या स्पेशली जो रिपब्लिकन्स हैं,
आप दो हैं वहां पर एग्जैक्टली जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी है, वहां पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं। तो ये रिपब्लिकन्स की कोशिश थी कि भारत में सरकार कमजोर आए, जिससे कहीं ना कहीं ये जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है आर्थिक दृष्टिकोण से ये कमजोर हो पाए। क्या यही आपके कहने का अर्थ है? वहां डीप स्टेट का ना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। और आपको याद होगा हाल ही में मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं और फेसबुक के मालिक भी हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि उन पर डीप स्टेट का बहुत बड़ा दबाव रहता है कि कैसे राइट विंगर के विरोधियों को पोस्ट को प्रमोट से कम प्रमोट किया जाए या डिलीट कर दिया जाए बहाने लगा लगा के। और जो राष्ट्र जो उनके मतलब जो डीप स्टेट के फेवर वाले जो पोस्ट हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए। फेसबुक आपको पता होगा सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा नहीं, स्थान रख रहा ये है। एग्जैक्टली एक चीज बताई गई थी कि वो बेसिक वही नैरेटिव, मान लीजिए यूट्यूब पे अगर मैं या कोई भी व्यक्ति वो कार्यक्रम डालता है जिसमें मोदी का नैरेटिव एक्चुअली क्या है, ये कहीं ना कहीं ये फाइनेंस से रिलेटेड है। अमेरिका इतना दानी नहीं है कि वो कहीं पे भी पैसा डालने लगे। बेसिकली ये क्वेश्चन मतलब ये था कि अगर मान लीजिए आप मेक इन इंडिया करने लगते हैं तो जो अमेरिकन कंपनीज है उनको लॉस होने लगता है। तो इस कारण से पैसा जो है वो पंप पहले अमेरिकन इंडिया में करा कि मोदी सरकार अस्तित्व में ना रहे। और अगर आप इसकी कॉन्ट्ररी देखिए, मैं दर्शकों को समझाने के लिए बताता हूँ, 2022, 23, 24 में, यहाँ तक कि 21 में भी राहुल गांधी की जो विदेश यात्राएं थी, उन विदेश यात्राओं में वो बार बार यही कहते थे भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, और डेमोक्रेसी को बचाने का विश्व का सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते हैं जहां भी डेमोक्रेसी खतरे में होगी मैं आ जाऊंगा। इसको हालांकि सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स का अर्थ ये होता है कि हर जगह आप यू डोंट यूज द स्टिक। आप जाकर के ये नहीं कि हर जगह आप मिसाइलें दाग दें, सेना भेज दें, वो बहुत क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। ऐसे नहीं कि मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मिसाइल फेंक के काम होता कर लेंगे, पर वो क्योंकि कॉस्टली पड़ रहा है, उसमें लाइफ जा रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बन रहा है, तो कहते हैं कि एक तरह से रेवोल्यूशन खड़ा करो, जैसे ईरान में करा, जैसे बांग्लादेश में करा, एक अपना पिट्ठू बिठाओ कि वो बैठ करके वही बोले जो हम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रिलाइज ऑन कि मैंने तो एक जगह देखा था, इसी फेसबुक पे ही देख लिया था साहब, कि एक जगह एक पेड़ पर देखा एक उदास जनेऊ टंगा है। मैंने जनेऊ से पूछा भाई इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा मालिक विदेश गए हैं देश को गरियाने। अब आप भी जानते हैं जनेऊधारी पंडित कौन है। अब वो जनेऊधारी पंडित पहुंच गए देश को गरियाने। वो कहने लगे भारत माता क्या है? भारत माता कुछ है ही नहीं। फिर कहने लगे भारत इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो अपनी एक अलग नई पंचायत लेकर के बैठ गए। वो बेसिकली अब आप देखो वो शी जिनपिंग के साथ भी मिल रहे हैं। वो चाइनीज आर्मी को खुश करने के लिए हर बयान देते हैं कि चाइनीज आर्मी इधर आ गई। क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर तो नहीं उठता कि राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी एक एजेंट हैं विदेशी ताकतों के जो इस देश को कमजोर कर रही है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मगर मैं क्वेश्चन मार्क बाद में लगा रहा हूं। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उनके बयान ऐसे हैं, और उनके बयानों के अनुसार अगर आप चलने लगे तो ऐसा लगेगा कि वाकई वो इस देश को खंडित करने के लिए और ले जा रहे हैं। उनके इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सर एक हैं सैम पित्रोदा, नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि मान लो भैया डेली कैथोलिक चर्च में बैठे रहते थे, बाबा पर बाबा सब ईसाई ही थे, लेकिन बाद में पता लगा बड़ा ही है साहब ये तो बाद में पता लगा वो बड़ा ही है, और वहां पे जाकर के नाम रख लिया सैम पित्रोदा, अंकल सैम अंकल सैम। और वो उन पे आरोप है कि उन्होंने पैसे लिए जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा है उसमें ये बाजा बजा रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं जॉर्ज सोरोस के साथ में। सर प्लीज आप इस पे कुछ बताइए, जो आप मतलब व्हाट्सएवर द नहीं, मेरा थोड़ा सा विचार अलग है। क्योंकि आप जब राहुल गांधी, एक तो राहुल गांधी को मैं इतनी सीरियसली लेता नहीं हूं, क्योंकि देश की जनता ने ही सीरियसली नहीं लिया है उनको, उनके बोलने को, उनके बयानों को, उनके और उनके जो अंकल सैम हैं उन लोगों को। क्योंकि वो भी जो बोलते हैं उसके पीछे क्या मकसद है सबको पता है। तो बहुसंख्य जनता जो है उसको पता है। कुछ लोग भुलावे में आ जाते हैं, जैसा इस बार हुआ, उन्हें 100 सीटें, 99 सीटें, 100 सीटें मिल गई। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, काफी बड़े लोग उनके बुलावे में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई गंभीर नेता है या वो कोई नेता है, राजनेता उनकी कोई छवि नहीं है। एक दूसरी बात, जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका मतलब केवल अमेरिका, वो अमेरिका सरकार की पॉलिसी नहीं है, अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। जो वहां उस समय काबिज थी, जो सरकार उस समय काबिज थी, जो बाइडेन प्रशासन था, उसका वो विचारधारा हो सकता है। उसकी विचारधारा थी कि भारत में ट्रेड को कमजोर किया जाए। ये एक डीप स्टेट के मुखिया थे उस समय,
डीप स्टेट, आपको बताऊं कि मोदी ने समेत तमाम दुनिया में जो राइट विंगर जो ताकतें उभरती हैं, उनको वो कम करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में, केवल भारत ही नहीं। इवन जो राइट विंगर ट्रंप है, उनको भी जो जीत हासिल हुई है, वो राइट विंग का उदय माना जाता है अमेरिका में, और पिछली बार भी वो राइट विंगर से, उनके ही सपोर्ट से आते हैं। तो मोदी को माना जाता है पूरी दुनिया में कि राइट विंगर्स का एक प्रतीक है। मोदी की जो अपार लोकप्रियता है, जो मजबूती है, ये पूरी दुनिया में डीप स्टेट के लोगों को बहुत खटकती है। तो उसी में यूट्यूब हुआ, क्वेश्चन इज व्हाई, फेसबुक हुआ, इन्होंने इनके जरिए इन्होंने एक क्वेश्चन इज माहौल व्हाई। बनाने की कोशिश की। जी, आपने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों खटकती है। जो डीप स्टेट है, ये जो डीपेस्ट स्टेट है विच इज नॉट सो डीप, इसको क्यों खटक रही है मोदी की लोकप्रियता। और आप देखें, जहां तक राइट विंगर्स की बात है, चाहे आप जॉर्जियो मिलोनी को देख लीजिए इटली में। हालांकि इटली ने जो हमें कलाकृति दी है वो उसे वापस ले लेनी चाहिए, समय आ गया है, और उस कलाकृति से भी जो कलाकृतियां बनी है वो भी वापस दे दें हम, ये कहीं बेहतर होगा। खैर एनीवेज, जॉर्जियो मिलोनी को आप देख लीजिए, बाकी जो और यूरोपियन कंट्रीज में you can see the rise of the right, but आपके सवाल में ही आपके yes, सवाल yes, में ही आपका जवाब है। what is the damn problem of the deep state with the rise of the right? वही आपके सवाल में ही जवाब है आपका कि राइट जो है वो उभर रहा है। तो अब ये उभर जो है ना, उभार जो है, ये इन लोगों को गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ट्रंप का आना जो है वो उन लोगों के लिए एक करारी हार थी, और ये चाह रहे थे अगर इस इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में, अगर मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचता और मोदी जी कमजोर पड़ते, तो ट्रंप का भी जो एक ऑरा जो बना हुआ था वो कमजोर पड़ता। और यही सारे वजह है पूरी दुनिया में डीप स्टेट जो है वो राइट विंगर्स को दबाने की कोशिश, क्योंकि मोदी एक आइकन के रूप में उभरे हैं पूरी दुनिया में राइट विंगर्स के लिए। तो इसको सबसे पहले वो डिमोलिश करना चाह रहे थे। 21 मिलियन 2.1 करोड़ रुपया, इंडिया 2.1 करोड़ डॉलर, तो इतना बड़ा अमाउंट एक स्टेट में, जो भारत में आपने देखा होगा उस समय में इलेक्शन के आसपास में, जो उसके विदेशों के जो राजदूत थे, विदेशों के जो भारत में प्रतिनिधि बैठे हुए दिल्ली में, वो जा जाकर अलग अलग राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे, वहां के लोगों से मिल रहे थे, जो कि उनके कहीं से उनके कार्यों में नहीं आता है। उनका विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री से सीधे सीधे संबंध होना चाहिए, और भारत के कारोबार से संबंध होना चाहिए। वो राज्यों में जा जाकर जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्ष के नेता, उन लोगों से मिल रहे हैं। तो एक पूरी की पूरी मशीनरी काम कर रही थी यहाँ पर, और कैसे मिल रहे थे, मतलब सीधे सीधे नहीं मिल रहे थे, ग्रीसिंग हैंड्स भी था। तो वो अच्छा खासा उन लोगों के थ्रू पंपिंग हुआ है पैसा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, अब तो खुल के आया है कि 1 नंबर में उन्होंने, सरकार ने इतना पैसा पंप किया, अब वो 2 नंबर में टेबल के नीचे से कितना पंप किया, ये आप समझ सकते हैं कि इसका 2 गुना तो होगा ही होगा। हाँ, यही खबर चल रही थी, तो इसको इंडियन एक्सप्रेस वाले लेकर के चला रहे थे कि ये 21 मिलियन, रादर 2.1 मिलियन, शायद मैंने कहीं पे गलत बीच में बोला है, 21 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो बांग्लादेश के लिए आए थे। वो स्वीकार कर रहे हैं कि आए थे, पर भारत के लिए और भी बड़ा अमाउंट है। मतलब आप देखिए कैसे बेवकूफ मूर्ख पत्रकार है। गोयनका जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जर्नलिज्म करत से जर्नलिज्म ऑफ गार्बेज आई और जर्नलिज्म ऑफ स्टुपिडिटी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ अच्छे पत्रकार तो रखें, ऐसे गधे रख लिए हैं। वो वहां पे बैठ करके बोल रहा है कि भैया इतने रुपए नहीं आए, खुद स्वीकार कर रहा है, कह रहा और आए हैं, इससे ज्यादा आए हैं। वो तो 300 बता रहे हैं साहब, अपनी रिपोर्ट में आप देखिएगा इंडियन एक्सप्रेस में। अभी इंटरनेट का जमाना, अभी इंटरनेट का जमाना आया तो सर वो ये कह रहे हैं कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स आए हैं, वो बांग्लादेश के लिए आए हैं। भारत में तो 300 आए हैं, हम तो बड़ा ही मांगते हैं, छोटा मांगते ही नहीं है। ये पता नहीं, मतलब जाने कहां से ये अपनी डिग्री लेकर के आए हैं। खैर साहब, ये तो कमाल की बात है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पहले पूछना चाहता हूं। पहली बात, जो लोग, जैसे इसमें ध्रुव राठी का भी नाम शामिल है, जैसे इसमें, खैर चलो भाई, फेसबुक यूट्यूब तो भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन इस डाइस को, इस डिस्पोरा को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक, कि भारत में मुसलमान खतरे में है, और एक तरह से आप देखो, आप उसको ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, मुसलमान वाकई वो भी डरता ही, जैसे लगता है पता नहीं कल दंगा हो जाए, ऐसे ही हिंदू भी डरता है। इसी प्रकार की चीजें भारत में बनाई गई हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग ये मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं इस डाइस को इस्तेमाल करके, यूट्यूब को, फेसबुक को, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आप अगर एक नैरेटिव यूट्यूब पे चलाइए जो एंटी मोदी होगा, वो नीचे बिठा दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस डीप स्टेट व्हिच इज सिचुएटेड इन अमेरिका।
आप वही नैरेटिव चलाइए जो सॉरी प्रो होगा, अगर टुवर्ड्स मोदी होगा, टुवर्ड्स मेक इन इंडिया होगा, तो वो अपने आप ही उसको नीचे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे नहीं ऊपर। अगर वो उनके साथ मतलब अमेरिकन वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में होगा या डीप स्टेट के इंटरेस्ट के साथ में होगा, तो उस चीज को और उछाली जाएगी, और उसी का इस्तेमाल करके कई भारतीय पत्रकार, जैसे वो ऑल्ट मीडिया का एक था, कौन सा खान का वो ड्रामा था, मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो कह रहा मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं। जब आप याद करिए, उस पर ऑल्ट मीडिया वाले पड़ा 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कहां से आए, कह रहा पाकिस्तान और सीरिया से आए। 100 करोड़ अमाउंट होता है साहब। पाकिस्तान पे 50 करोड़ देने को होते, वो अपने आदमी को गंदुम नहीं खिला देता, वहां पे लड़ रहे हैं गंदुम गंदुम दे गंदुम दे, वो गेहूं के लिए जो लड़ रहे थे साहब। मेरा प्रश्न यहाँ पे है, ऐसे आपसे बिल्कुल डायरेक्टली है सर, ऐसे लोगों के प्रति क्या सेडिशन का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बेशक होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, लेकिन और परेशानी वाली बात यह है कि बड़े बड़े वकील जिनकी एक हियरिंग की फीस जो है 10-10, 15-15 लाख रुपए की है, वो इनके फेवर में खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में आते हैं, तो उनको भी फंडिंग होती है, उनकी भी फीस की फंडिंग होती है। तो बड़े बड़े वकील आप देखिए, अभी छोटे छोटे मुद्दों पर अभी एक वो चल रहा है कि किसी उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक इस पर पाए थे एडमिशन, अनुकंपा पर एडमिशन पाए हुए बच्चे स्कूल में नॉनवेज लेकर आ रहे थे, तो उस पर उनको निकाल दिया गया, तो वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल लड़ने पहुंच गए। वो आप बता रहे थे, वो जो अर्थ मीडिया वाला जुबेर, उसके लिए बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। और भी कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी अपनी औकात नहीं कुछ भी, लेकिन उनके लिए जो बड़े बड़े वकील आ जाते हैं। आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, और मुकदमे का सिस्टम कितना कमजोर है, और सुप्रीम कोर्ट को कितना बरगलाया जाता है, सारी अदालतों को कितना बरगलाया जाता है ऐसे वकीलों के द्वारा, ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। तो मुकदमा कोई सीधा सीधा उपाय नहीं, बल्कि इनको तो जनता का चाबुक पड़ना चाहिए, जनता से थप्पड़ पड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। नहीं, मेरा बेसिकली सर ये प्रश्न था तो वो तो आपने उत्तर दे ही दिया जो उससे संबंधित था। ऐसे क्या भारत में कानून दो अलग अलग प्रकार से है कि राहुल गांधी अगर जाते हैं विदेश में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान, उसकी फोटोग्राफ्स हम सबने देखी हैं, सोनिया गांधी हैं, सी जिनपिंग हैं, और ही जिनपिंग भी हैं वहां पर। अब ही जिनपिंग और सी जिनपिंग के चेले आपस में साइन मार रहे हैं, और वो बाद में फिर कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुसाया, इंडिया में फलाना ढिमकाना, बेसिकली वो चीजें वही उठाते हैं जो एंटी इंडियन इंटरेस्ट में हो। इंडिया में डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। उनके जो ही जिनपिंग के जो चेले हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, मणिशंकर अय्यर और वो दूसरे सलमान खुर्शीद, वो आईएसआई से मदद मांगने लगते हैं कि हमारी सरकार बना दो, और बचा क्या है मांगने के लिए? ये कल को जाकर के क्या क्या नौटंकी ना मचाएं। तो अगर क्या दो अलग अलग कानून है, इनको उठाओ, बंद करो इनको। अगर मतलब बोलने का राइट टू स्पीच मेरे पास है, वो एक लिमिटेशंस में है ना, तो वही राइट टू स्पीच राहुल गांधी के लिए लिमिटेशंस में नहीं है, मनीषशंकर अय्यर के लिए नहीं है, सलमान खुर्शीद के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है कि रहा पुण्य अभी तोलने को। सर देखिए, जनता जो है वो इस बात का जवाब दे रही है, अदालतों से कोई उम्मीद नहीं बची है लोगों के मन में, इसलिए कोई मुकदमा हो भी जाए, आप देखिए ना जितनी भी जितने भी मामले चल रहे हैं, जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, ऑलरेडी इतने काफी हैं कि इन सबको ये जो कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों के नेता है, ये पूरी उम्र जिंदगी में जेल में रहे, पूरी जिंदगी जेल में रहे, इतना मुकदमा काफी है। अरबों रुपए के घोटाले किए हैं इन्होंने, अत्याचार किए हैं अपने शासन में, और भी बहुत सारे जो इरेगुलरिटीज है, वो अगर मुकदमा उनका सामने आए और उनका मुकदमा के ढंग से सुनवाई हो, तो उतने में ही वो चले जाए। आप जो ये नए मुकदमे की बात कर रहे हैं, नए जो राष्ट्र विरोधी बयानों की बात कर रहे हैं, इसके मुकदमे की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब पुराने मुकदमे में भी वो जेल में जा सकते हैं और जेल में उम्र भर रह सकते हैं, लेकिन उन पर मुकदमे का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े वकील उनकी जमानत के लिए चले आ रहे हैं, उन्हें जमानत पर छुड़वा दे रहे हैं, वो खुल के जो मन में आए सो बोले जा रहे हैं। तो इस तरह से लेकिन जनता समझदार है देश की, जनता ने उनका जवाब दिया हुआ है। 3 टर्म लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और मजबूती से आई है, और अभी मुझे नहीं लगता है कि और 3-4 टर्म इन लोगों का कोई भविष्य है, अगर इन्होंने अपना रवैया नहीं सुधारा तो ये तो एक, चूंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, वहां इनको जवाब मिल चुका है।
सर एक नाम और आया था बीच में, मैं चलते चलते आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो ये USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जहां से पैसा आया है दर्शकों आप जान लीजिए, ये जो पैसा आया है ये यूनाइटेड स्टेट्स एड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से आया है, और इसकी और कोई भी नहीं हेड वीना रेड्डी हैं, जो कि जिनके जो जड़ हैं, जिनका जो मूल है वो बेसिकली भारत का ही है, वीना रेड्डी। अब ये वीना रेड्डी उसके बाद से गायब है जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, और ये बात सारी तब आई आगे जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए और नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं, यानी कि अमेरिका जाते हैं। वहां जाकर के पता लगता है कि यार इतने पैसे पंप करे जा रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका ने पंप करा है पैसा, ईरान में अपने हिसाब का पेट्रोल बिठाया, आपने देख लीजिए। अब बांग्लादेश हमारा दुश्मन बन गया बैठे बिठाए, शेख हसीना हम भारत की फेवरिंग एक कहते हूँ इसकी बांग्लादेश की वो जो राष्ट्राध्यक्ष रही हैं वो भारत के फेवरिंग थी। लेकिन एक पूरा माहौल, मैं दोस्तों ये बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए लड़ाई करने का अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लड़ाइयां होती हैं जो जिनमें धर्म को आधार बनाया जाता है कि इस्लाम खतरे में है, कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें ताकत को, क्योंकि सब गड़बड़ चल रहा है भाई देश में, बड़ा इसके संग ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ये नहीं मिल रहा है, इसको रिजर्वेशन चाहिए, फलाना मिलना चाहिए, ढिमकाना मिलना चाहिए, ये सब सॉफ्ट वॉर है। इसमें आप मिसाइलें नहीं दागते, आप कोई हमला नहीं करते, और उसके बाद में आप अपने हिसाब की चीजें करते हैं, और अंततः उसमें कई वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग आ जाते हैं। अब आप सोचिए, जैसे हमें अभी धीरज जी ने बताया कि वहां पर कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो एकत्रित हो गई, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज में से जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठे हुए थे उनमें तो वामपंथी दल भी थे। जितने ये वामपंथी हैं ये बेसिकली अगेंस्ट कैपिटलिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट जितने होते हैं वो, कहावत है अमेरिका में, कहावत थी बेटर डेड देन रेड, ठीक है, मतलब वो जो लाल रंग का उनका कम्युनिस्टों का झंडा होता था तो बेटर डेड देन रेड, ये वहां पे नारे लगा करते थे किसी टाइम में जब ये कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। उसके बावजूद यहाँ पर जो होता है कम्युनिस्ट आकर के हेल्प में खड़े हो जाते हैं, किसकी, जो एंटी मोदी हो। अब उन्हें कैपिटलिस्ट याद नहीं आ रहा। ये जो कुछ भी भारत में हो रहा है सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हमें, मतलब भारत में भारत सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए जो ये सब नौटंकी है बेसिकली, स्पेशली विपक्ष की, मानवाधिकार के आड़ में, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? प्रश्न तो ये है, या पार्टी खत्म हो जाएंगी इनकी? खत्म क्या होने वाला है, डेमोक्रेसी या पार्टी? ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। देखिए अभी आप जो कम्युनिस्टों की बात कर रहे थे, तो रेड वाले जो जितने भी हैं वो इन्हीं अमेरिका से, इन्हीं पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, और उनका सारा नाटक जो है ये चंदा लेने के लिए होता है कई जगह हड़ताल की धमकी देकर पूंजीपतियों पर। चलिए धीरज जी, आपकी आवाज धीरज जी रुक गई है। मैं चलते चलते अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली धीरज सर की आवाज रुक गई है, तो मैं इस कार्यक्रम को अभी अंत करता हूं। मैं धीरज जी के साथ में दोबारा जल्द लौटूंगा और दोबारा एक और आपको कार्यक्रम इसी विषय पर दिखाऊंगा। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, यूजली लोग बाग इसको करने में डरेंगे और करते नहीं है, लोग बाग मतलब पत्रकार लोग बाग, लेकिन असली पत्रकार जर्नलिज्म करेज करता है, वो जर्नलिज्म ऑफ गार्बेज नहीं करता, और मैं जर्नलिज्म ऑफ करेज करने वालों में से हूं, गार्बेज करने वालों में से नहीं हूं। तो असली करेज की बात तो ये है दोस्तों कि हमने धरती पर रश्मि रथी के योद्धा कई उतारे हैं, पर हम अपने ही घर के जयचंदों से हारे हैं। अब आप समझ लीजिए, हु आर द मीर जाफर्स, हु आर द जयचंद्स ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच, और मैं जल्द वापस आऊंगा और इस देश के लिए जो कुछ भी मेरा फर्ज बनता है, हालांकि कितने भी खतरे क्यों ना हो, मैं फिर भी बैठूंगा, बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा।